नमस्कार प्यारे दोस्तों। देखिए पीटीटी एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय बचा है और निश्चित तौर पर आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए आपकी तैयारी का पता लगाने के लिए मैं आपके लिए एक टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ। टेस्ट पेपर शॉर्ट मॉडल पेपर है एक तरह से आपके लिए। तो 50 प्रश्न इस वीडियो में हम देखेंगे। 50 प्रश्न में टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके और हिंदी, ये तीनों सब्जेक्ट से आपको प्रश्न इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। 15 प्रश्न किसके अपने 15 प्रश्न अपने टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति के हैं। 15 प्रश्न अपने जीके 15 प्रश्न अपने हिंदी के हैं और 20 प्रश्न अपने जीके के हैं। इस तरह से 50 प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। एक तरह से आपके लिए मॉडल पेपर हैं, तो आपको वीडियो अंत तक देखकर खुद से एक बार ट्राई करना है कि हर एक क्वेश्चन को किस प्रकार उसका आंसर आप निकाल सकते हैं, कौन सा आंसर उसका सही हो सकता है और कितने क्वेश्चन आपको करेक्ट आते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आपको भी आपकी तैयारी का पता लगेगा कि कितने क्वेश्चन आपको सही आ रहे हैं और कितनी तैयारी और आपको करने की ज़रूरत है। तो देखिए अगर शुरुआत करें पहले प्रश्न से, तो क्या कह रहा है अपने पहला प्रश्न, ये अपने टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक से अधिक ऑप्शन भी आपको सही लग सकते हैं। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हो सकता है आपको 2 ऑप्शन भी सही लगें, 3 ऑप्शन भी सही लगें, लेकिन क्या करना है हमें, सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है क्वेश्चन के हिसाब से। जिस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ढंग से पढ़कर हमें सबसे अच्छा ऑप्शन आंसर देना है। तो देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर बात करें तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है अपने 3 नंबर का होता है। 200 क्वेश्चन पीटीटी में आते हैं और 50 प्रश्न अपने किसके आते हैं, शिक्षण अभिरुचि के आते हैं। तो देखिए हर एक प्रश्न को अगर आप अच्छा से अच्छा आंसर देंगे, अच्छा से अच्छा आंसर, सबसे अच्छा आंसर का आपका कितना नंबर मिलेंगे, आपको कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। और उससे कम अच्छा आंसर होगा उसके 2 नंबर मिलेंगे, उससे भी कम अच्छा आंसर होगा उसके 1 नंबर मिलेंगे, और सबसे घटिया आंसर अगर आप देंगे तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। यानी कि आपको सभी ऑप्शन ढंग से पढ़ने हैं और सबसे अच्छा आंसर आपको कमेंट करना है, और जो एग्ज़ाम में है वहाँ पर गोला भरना है वहाँ पर। तो आपको सबसे अच्छा आंसर देने पर आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने, विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करेंगे। तो अधिगम मतलब सिखाने के लिए उनको अगर प्रेरित करना है, तो एक विद्यार्थी के लिए आप शिक्षक हैं, तो शिक्षक होने के नाते आप किस युक्ति यानी कि किस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं पूछा यहाँ पर कौन सी विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए 4 ऑप्शन आप ढंग से पढ़ लीजिए। छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, या फिर गतिविधि आधारित शिक्षण विधियों का अनुप्रयोग करना। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए फटाफट से आप कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए पहला ऑप्शन अगर देखें, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, तो देखिए अधिगम के हेतु प्रेरित करना है अगर उन्हें, तो एक दूसरे में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अगर उनमें स्थापित करेंगे तो निश्चित तौर पर एक दूसरे को देखकर सीखेंगे। तो ये तो हमें प्रयोग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, नहीं कौन सा करेंगे ये बताना है हमें, नहीं। तो ये तो हमें प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, तो देखिए आत्मगौरव की अनुभूति भी करानी चाहिए। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, तो देखिए ये हमें लग रहा है गलत है, हो सकता है ये गलत है, लेकिन अगला ऑप्शन अगर नहीं देखेंगे उससे पहले ही हम इसका आंसर टिक नहीं करेंगे, हो सकता है इससे भी अच्छा आंसर अगला मिल जाए। अगला क्या है अपने, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो देखिए अच्छा शिक्षण कब होता है, जब वह गतिविधि यानी कि खेल खेल में, या फिर एक तरह से प्रोजेक्ट बनाकर, या फिर उनको प्रैक्टिकल कराकर सिखाया जाए। गतिविधि आधारित शिक्षण हो तो वो सबसे अच्छा होता है। तो देखिए ये भी बिल्कुल करना चाहिए। उनकी अत्यधिक प्रशंसा नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ की अति क्या होती हैं, बहुत ही खराब होती हैं। ना तो उनकी अत्यधिक प्रशंसा करनी है और ना ही उनको क्या करना है, अत्यधिक डराना है, धमकाना है, ये नहीं करना है। अत्यधिक नहीं करना है, एक निश्चित अनुपात में करना है। जैसे देखिए अत्यधिक अगर किसी विद्यार्थी की आप प्रशंसा करने लग जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एकदम आपे में आ जाएगा, हाँ मैं सबसे अच्छा विद्यार्थी हूँ, और दूसरे विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, उससे जलने लग जाएंगे। तो देखिए अत्यधिक अगर आप प्रशंसा करेंगे तो ये भी घातक है, मतलब एक तरह से विद्यार्थी के लिए सही नहीं है। और ना ही उनको अत्यधिक डराना है, एकदम लिमिटेड अनुपात में उनको रखना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका एकदम सही आंसर है, ये नहीं करना है। अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। तो देखिए कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावशाली उपाय क्या है,
अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक व व्यावहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, या फिर अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो देखिए सबसे घटिया आंसर कौन सा हो गया इसका? अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान कैसे करेंगे? ये तो गलत हो जाएगा। अनुशासनहीन छात्रों को अगर बाहर निकाल देंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी कैसे भी हो सबको पढ़ाना शिक्षक का कर्तव्य है। तो अनुशासनहीन है या फिर जो अनुशासन में रहते हैं सभी को हम बराबर मानेंगे। तो ऑप्शन 1 व डी तो ये गलत हो जाएगा। छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना या फिर शिक्षण को रोचक व व्यावहारिक बनाना। तो देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा लग रहा है इसमें? ऑप्शन बी लग रहा है, क्योंकि शिक्षण को अगर रोचक बनाएंगे, अच्छी अच्छी कहानियों के माध्यम से बताएंगे उनको, या फिर अलग और रोचक वीडियो के माध्यम से उनको पढ़ाएंगे और व्यावहारिक तरीके से उनको पढ़ाएंगे, तो क्या होगा? वो अनुशासनहीन नहीं रहेंगे, पढ़ने में रुचि लेंगे, तो अनुशासन अपने आप बन जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में प्रशिक्षण करना चाहिए? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए सबसे पहले तो आपको समझना होगा समेकित शिक्षा का मतलब क्या होता है। ये समझे बिना तो अपने आंसर आएगा नहीं। तो देखिए समेकित शिक्षा का मतलब क्या होता है? दिव्यांग बालक, आपने पढ़ा होगा, कभी सुना होगा, दिव्यांग बालक यानी कि जो अपंग बालक हैं, अपंग, या फिर विशेष आवश्यकता वाले बालक जिनको एकदम स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, या फिर एकदम से उनका दिमाग नहीं चलता है, एक तरह से मंद बुद्धि बालक हैं, या फिर अपंग बालक हैं, या फिर कोई अन्य त्रुटि है बालक में, यानी कि बाधित बालक हैं। ऐसे बालकों को सामान्य बालकों के साथ जो एकदम स्वस्थ हैं, मंद बुद्धि बालकों को या फिर अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ अगर बैठाकर समान रूप से शिक्षा दी जाए तो उसको क्या कहते हैं? अपने समेकित शिक्षा कहते हैं। यानी कि बिना भेदभाव के साथ सभी बालकों को एक साथ बैठाकर शिक्षा देना, यही समेकित शिक्षा है। तो देखिए निश्चित तौर पर अब आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपने? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, या फिर उपयोग में से कोई नहीं। तो देखिए ऐसे विद्यालयों में शिक्षक को क्या प्रशिक्षण देना चाहिए अपने? तो देखिए पहला ही ऑप्शन अपने सही हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण करना, ये प्रशिक्षित करना चाहिए शिक्षक को। समेकित शिक्षा दी जाती है ऐसे विद्यालयों में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार से सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे किस प्रकार देखना चाहिए? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए मान लीजिए कोई विद्यार्थी पहले एक अच्छे तरीके से सीख रहा था और एकदम से उसमें स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, या फिर विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, या फिर विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, या फिर उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। हो सकता है इसमें आपको 2 से अधिक ऑप्शन सही लग रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें आंसर क्या माना था आपने? सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। क्योंकि देखिए हो सकता है पहले कोई विद्यार्थी सीख रहा हो और अच्छा टॉपिक उसका मनपसंद टॉपिक आ गया हो तो वो तो अच्छे से सीख रहा है, लेकिन हो सकता है उसके बाद में कोई हार्ड टॉपिक आ गया है। तो देखिए क्या होता है, हमेशा जिस प्रकार से शिक्षक पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थी सीख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है कि हमेशा वैसे ही वो सीखता रहे। कभी तो वो अच्छी प्रकार से सीख लेगा, जो उसका मनपसंद टॉपिक होगा वो तो अच्छे से वो कवर कर लेगा, और जिस टॉपिक में वो थोड़ा बोरियत महसूस कर रहा है उसमें क्या हो जाएगा, थोड़ी स्थिरता आ जाएगी, थोड़ा पढ़ने में रुचि कम लेने लग जाएगा। तो क्या होता है अपने सीखने की स्वाभाविक प्रक्रियाएँ, तो सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करेंगे? तो देखिए अगर मान लीजिए किसी कक्षा में कोई विद्यार्थी हैं, उसकी कोई गलत आदत है या कोई प्रवृत्ति गलत है, उसको शिक्षक बदलना चाहता है तो क्या करेगा? तो देखिए ऑप्शन पढ़ लीजिए आप ढंग से। विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, या फिर कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, या फिर उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, या फिर विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए आपने पढ़ा होगा संगति का असर तो होता ही है, संगति का असर। तो जैसी संगत होगी वैसा ही विद्यार्थी काम करेगा, वैसा ही सीखेगा।
तो देखिए इसमें सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा, अगर उसके समूह के सभी सदस्य हैं उनकी प्रवृत्ति बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो विद्यार्थी भी अपने अपने आप क्या हो जाएगा, एकदम से बदल जाएगा, उसकी प्रवृत्ति भी बदल जाएगी, यानी कि संगत का असर होता है। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही आंसर। इन चारों में क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन 6 है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए शिक्षण प्रक्रिया में किसका भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन, या फिर विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। तो देखिए चारों का ध्यान रखना चाहिए, चारों का थोड़ा थोड़ा चारों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सबसे अच्छा उत्तर कौन सा है, सबसे अच्छा उत्तर कौन सा है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए शिक्षण प्रक्रिया में अगर विद्यार्थी सक्रिय भाग लेगा, विद्यार्थी एकदम एक्टिव रह के उसको सुनेगा, शिक्षण में रुचि लेगा, तो क्या हो जाएगा, अच्छा शिक्षण कर सकेगा, वो अच्छा सीख पाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, किसका ध्यान रखना चाहिए, सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा अपने विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा कथन सत्य है अपने, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। तो देखिए संज्ञानात्मक मतलब मानसिक विकास, मानसिक विकास। तो देखिए पहला क्या कह रहा है अपने, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। तो देखिए क्या आपको कोई अध्यापक अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो आपके मानसिक विकास में क्या बाधक है, क्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। मानसिक विकास में सहायक है, बाधक नहीं है, ये तो गलत है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। तो देखिए विकास और सीखना क्या होता है, समाज और सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित रहते हैं, अप्रभावित नहीं रहते हैं, क्या होते हैं, प्रभावित रहते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, या फिर खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से नहीं, अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं, चाहे वो घर पर हो, घर पे मम्मी ने कोई अच्छी बात बताई है तो वो भी सीख लेगा, विद्यालय में भी सीख लेगा। तो कोई निश्चित तरीका नहीं है, औपचारिक रूप से भी सीख सकता है विद्यालय में, और अनौपचारिक रूप से अपने घर पे भी सीख सकता है। तो ये भी अपने गलत हो जाएगा। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक हैं, ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए खेलना अगर बात करें तो संज्ञान यानी कि मानसिक रूप से भी अपने स्वास्थ्य वर्धक हैं, और सामाजिक दक्षता यानी कि अपने मित्रों के साथ खेलेगा वो, तो अपने और नए नए मित्र उसको एक तरह से नए मित्र बनेंगे, तो सामाजिक रूप से क्या होगा, वो दक्ष होगा। तो अपने ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये सत्य हैं, बाकी तीनों क्या हैं, अपने गलत हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है अपने, एक पीटी यानी कि एक पीटीआई टीचर शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। क्षेत्र रक्षण क्या हो गया अपने क्रिकेट में बोलते हैं फील्डिंग होता है क्षेत्र रक्षण, इसका हिंदी में नाम है। तो अपने क्या करता है पीटीआई क्या करता है, फील्डिंग सुधारना चाहता है। तो निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है। तो देखिए अपने पीटीआई जी क्या करते हैं, फील्डिंग सुधारना चाहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, आपको एक शिक्षक के नाते क्या करना चाहिए, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास कराना चाहिए, या फिर शिक्षार्थियों को यह बताना चाहिए कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो देखिए बताने से क्या होगा, उनका अधिक से अधिक अगर अभ्यास कराएंगे फील्डिंग का तो ये हो जाएगा। ऑप्शन 1 तो यहाँ पर सही लग रहा है, बाकी दो ऑप्शन और देख लीजिए। बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना चाहिए। तो देखिए तर्क से क्या होगा, फील्डिंग तो हम करेंगे तभी आएगा, अभ्यास से आएगा, तो ये भी अपने गलत हो जाएगा। फील्डिंग को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। तो देखिए अवलोकन करेंगे, इससे अच्छा तो क्या करेंगे, वो खुद सीखेंगे। यानी कि क्षेत्र रक्षण का अधिक से अधिक अगर अभ्यास करेंगे फील्डिंग का तो हमें उनको क्या हो जाएगा, फील्डिंग करना आ जाएगा, क्षेत्र रक्षण आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9 है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता यानी कि लड़का और लड़की में भेद काफ़ी सारा होता है, जेंडर रूढ़िबद्धता ये होती है। तो क्या करना चाहिए शिक्षक को, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना, या फिर अच्छा लड़का अच्छी लड़की कहकर शिक्षार्थियों के लिए अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, या फिर कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना। देखिए निरुत्साहित तो कैसे, ये गलत हो जाएगा,
प्रोत्साहित करना होता है। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही गलत है, ये 0 नंबर वाला ऑप्शन है। बाकी देखिए तीसरे तीनों ऑप्शन में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा ऑप्शन लड़के और लड़कियों को क्या करना है, एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए पारंपरिक भूमिका क्या हो गई, जैसे अपने कक्षा में बैठे हैं तो वो क्या है, सभी साथ बैठे रहते हैं, वो तो परंपरा हो गई एक तरह से। लेकिन ऐसी गतिविधियों में भी शामिल करना जिसमें लड़की और लड़का दोनों एक साथ रहें, उनकी समान भूमिका हो, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इससे क्या हो जाएगा, जेंडर रूढ़िबद्धता ये हो जाएगा, कम होगी थोड़ी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी इसका एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन 10 है, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो देखिए विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नता, देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या मतलब हो गया, हर एक व्यक्ति की भिन्न भिन्न विभिन्नताएं हैं। कोई पढ़ने में होशियार है तो कोई खेलने में, क्रिकेट खेलने में या फिर कोई अन्य खेल खेलने में होशियार है, कोई अपने बिजनेस करने में एकदम प्रवीण है तो कोई अपने किसी और काम में होशियार है। ये अपने क्या होगी, व्यक्तिगत विभिन्नता हो गई। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए क्या करना होगा, अपने व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, या फिर यह समझने के लिए कि शिक्षार्थी क्यों सीखने में योग्य हैं या नहीं है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता इसका ध्यान क्यों रखना चाहिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने में योग्य हैं और क्यों अयोग्य हैं, ये इसका सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है, सीखने की तत्परता अपने किसकी ओर संकेत करती है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। सभी ऑप्शन आप ढंग से पढ़ के इसका आंसर बताइए। तो देखिए सीखने की अगर तत्परता अगर देखें तो किसकी ओर संकेत करती है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर, थॉर्नडाइट का अपने तत्परता का नियम, या फिर शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, या फिर सीखने में सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, या फिर सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने में, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए सीखने की तत्परता यानी कि किसी काम को करने के लिए अगर कोई सीखने के लिए तत्पर होगा तो ये किसकी ओर संकेत करेगा आपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, सीखने में सातत्य में विद्यार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, इसके ऊपर अपने क्या है ये संकेत करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 12 है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। तो मान लीजिए आपकी कक्षा में शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं तो उनके लिए कौन सा वाक्य हम प्रयुक्त करेंगे ताकि उनको भी बुरा नहीं लगे और सुनने में भी अच्छा लगे कि हाँ हम विकलांग नहीं, उनके ऐसी भावना पैदा नहीं हो मन में। तो इन चार ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका आंसर, पोलियोग्रस्त बच्चे अब गाना प्रस्तुत करेंगे, या फिर पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों के साथ मदद ले सकते हैं, या फिर शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, या फिर मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए शारीरिक रूप से विकलांग यानी कि दिव्यांग बच्चों के लिए या फिर किसी बीमारी से ग्रसित बच्चों के लिए हम कौन सा वाक्य सबसे अच्छा प्रयुक्त कर सकते हैं। तो देखिए पोलियोग्रस्त बच्चे अगर देखेंगे ऐसा वाक्य अगर प्रयुक्त करेंगे उनके लिए तो देखिए उनके मन में हीन भावना पैदा हो सकती है, ये गलत है अपने। पहिया कुर्सी वाले बच्चे ये भी हमें उचित नहीं लग रहा है। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी एक तरह से ये अपने ऑप्शन सी एकदम सही, ये सबसे अच्छा ऑप्शन लग रहा है। बाकी अपने देखिए शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त ऐसे बच्चे बोल सकते हैं, विकलांग उनको दिव्यांग विकलांग नहीं बोलकर अपने उनको क्या बोलना है, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही वैकल्पिक गतिविधियों का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर कोई विकलांग बालक है तो उनके लिए सबसे अच्छा वाक्य क्या हो जाएगा अपने, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है। तो देखिए उत्सुकता परीक्षण अगर देखें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सृजनात्मकता, अभिप्रेरण, रुचि या बुद्धि। तो उत्सुकता परीक्षण अपने ये किसका घटक है, सृजनात्मकता का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली सबसे बेहतर है।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? मान लीजिए आप कोई वरिष्ठ अध्यापक हैं या फिर अपने स्कूल के हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, तो आपके लिए कौन सी नेतृत्व शैली सबसे उपयुक्त है? सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, अहस्तक्षेपी नेतृत्व या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए प्रजातांत्रिक नेतृत्व होना चाहिए। प्रजातांत्रिक मतलब सबकी राय लेकर, सभी का सहयोग लेकर एक तरह से नेतृत्व शैली वो होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रजातांत्रिक। देखिए सत्ताधारी मतलब, सत्ताधारी का मतलब क्या हो गया? केवल प्रधानाचार्य उसका ही काम मान रहे हैं, सब नियम वही बनाता है, दूसरे की सलाह लेता ही नहीं है, वो होता है अपने सत्ताधारी, यानी कि एक ही व्यक्ति की सत्ता चल रही है। लेकिन प्रजातांत्रिक में क्या होता है? अपने सभी व्यक्ति एक तरह से पूर्ण सहयोग से, सभी व्यक्ति की सलाह लेकर एक तरह से जो नेतृत्व शैली होती है उसको बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए अध्यापन के समय अगर बात करें तो सबसे अधिक किसका ध्यान रखना चाहिए? अपने विषय वस्तु, विद्यार्थियों की आयु, वैयक्तिक विभिन्नता या फिर विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? किसका ध्यान रखना चाहिए अपने अध्यापन के समय? फटाफट से आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो देखिए अध्यापन के समय अगर बात करें तो देखिए विषय वस्तु का भी ध्यान रखना चाहिए, विद्यार्थियों की आयु भी ध्यान रखनी चाहिए, वैयक्तिक विभिन्नता भी ध्यान रखनी चाहिए और चारों बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापन करा रहे हैं तो उनकी वैयक्तिक विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई धीरे सीखता है, किसी बच्चे की कई सारी प्रॉब्लम होती हैं, तो वैयक्तिक विभिन्नता का ध्यान रख कर अगर कोई शिक्षक पढ़ाएगा तो हर एक बच्चे पर अलग अलग ध्यान अच्छे से दिया जा सकेगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वैयक्तिक विभिन्नता, ये सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे अपने 15 महत्वपूर्ण प्रश्न अपने किसके? शिक्षण अभिरुचि के। और अब जो हम प्रश्न देख रहे हैं वो अपने किसके हैं? जीके के प्रश्न हैं। जीके के लगभग 20 प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। ये निम्न में से कौन जैन संप्रदाय के संत नहीं थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इन चारों में अगर देखें तो कौन से जैन संप्रदाय के संत नहीं है अपने? आचार्य तुलसी, रामानुजाचार्य, आचार्य महाप्रज्ञ या फिर आचार्य भिक्षु? तो देखिए आचार्य तुलसी अपने जैन संप्रदाय के संत हैं, आचार्य महाप्रभु भी हैं, आचार्य भिक्षु भी हैं। लेकिन देखिए रामानुजाचार्य ये अपने किसके संत हैं? अपने वैष्णव संत हैं, वैष्णव संत हैं और इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया है अपने। तो ये अपने जैन संत नहीं है, क्या है? अपने वैष्णव संत हैं। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा एकदम सही आंसर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सहरिया समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र महर्षि वाल्मीकि मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए आप सभी को मैंने ये कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है और बताया हुआ भी है, कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। देखिए सहरिया जनजाति, आपको मैंने जब जनजातियों वाला वीडियो देखा था उसमें बताया था, सहरिया जनजाति अपने मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती हैं? 12 जिले में निवास करती है। 12 में भी अपने कहाँ? शाहबाद तहसील व किशनगंज तहसील, शाहबाद व किशनगंज तहसील, यहाँ पर सहरिया जनजाति निवास करती हैं। और इनका आदि गुरु का नाम क्या है? इनका आदि गुरु, तो इनका मुख्य रूप से गुरु देखें तो कौन है? अपने वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि। और वाल्मीकि के अगर इनका मंदिर देखें तो ये कहाँ बना हुआ है? तो देखिए सीताबाड़ी केलवाड़ा में इनका मंदिर बना हुआ है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इनके लोकप्रिय लोक देवता कौन से हैं? तेजा जी को ये मानते हैं। और अपने आदि गुरु कौन है इनके? वाल्मीकि हैं, सहरिया जनजाति के। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सल लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण कहाँ उपलब्ध हुए हैं? देखिए ये प्रश्न 2 से 4 बार रिपीट हो चुका है और जो अपने सीईटी एग्जाम हुआ था, सीईटी एग्जाम, इसमें भी पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए सल नहीं है, अपने शंख लिपि है, शंख हैं। शंख लिपि के अगर देखें प्रमाण तो अपने बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। बेराट सभ्यता ये अपने जयपुर में स्थित है। कहाँ है? अपने जयपुर में ये सभ्यता विकसित हुई है अपने। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वीर फत्ता जी का विशाल मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियों के बारे में एक प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमने महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए हैं, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए वीर फत्ता की अगर बात करें तो मूलतः ये जालोर से संबंधित हैं। इनका जन्म अगर देखें तो सांतु गाँव जालोर में इनका जन्म हुआ है, वीर फत्ता जी का। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मोनोजाइट के सर्वाधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए मोनोजाइट इसके सर्वाधिक भंडार अपने किस राज्य में है? उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंध्र प्रदेश में मोनोजाइट के सर्वाधिक भंडार है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शैलेंद्रनाथ डे के शिष्य राजस्थान के किस चित्रकार को मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट की ख्याति प्राप्त है?
तो देखिए किस चित्रकार का उपनाम अपने मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट ये कहते हैं अपने, तो किसे कहते हैं अपने, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जा सकता है। मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट ये अपने कहते हैं देवकी नंदन शर्मा को। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, देवकी नंदन शर्मा को कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? क्या हो जाएगा, फटाफट से इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन 22वां चल रहा है, अभी तो अपने 50 प्रश्न पूरे देखने हैं। तो देखिए लॉर्ड मेयो के काल में अपने भारत में अगर सबसे पहले देखें तो जनगणना हुई थी, और ये काल कौन सा था? 1872 में सबसे पहले जनगणना हुई थी, 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? तो देखिए परिणामी संप्रदाय अगर देखें तो किस ग्रंथ में इनके उपदेश? वाणी, अन्नाबाई वेणी, कुजलम स्वरूप या फिर पदावलिया? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए परिणामी संप्रदाय के अपने हैं ऑप्शन सी कुजलम स्वरूप, इस ग्रंथ में इनके उपदेश संग्रहित हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और देखिए ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कुजलम स्वरूप ये अपने किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ हैं? तो ये अपने परिणामी संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ हैं। और देखिए आप सभी एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताना, परिणामी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? परिणामी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आप सभी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, फटाफट से आप कमेंट कर दीजिए सभी। क्वेश्चन 24 है, रमकड़ा उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आकोला, मोलेला, गलियाकोट या चोमू? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए रमकड़ा उद्योग के लिए अपने गलियाकोट प्रसिद्ध है। गलियाकोट कहाँ है अपने? डूंगरपुर में, डूंगरपुर में गलियाकोट स्थित है। और देखिए आकोला जो अपने चित्तौड़गढ़ में है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दाबू प्रिंट के लिए अपने कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो दाबू प्रिंट के लिए अपने आकोला जो चित्तौड़गढ़ में है ये स्थान प्रसिद्ध है। मोलेला अपने कहाँ है? राजसमंद में, राजसमंद में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? अपने टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा मिट्टी की मृण मूर्तियों के लिए अपने मोलेला स्थान प्रसिद्ध है। तो आप ध्यान रखिए इतनी सारी बातें। रमकड़ा उद्योग के लिए तो अपने हैं गलियाकोट, आकोला अपने दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, मोलेला अपने राजसमंद में है जो अपने टेराकोटा मृण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, रमकड़ा उद्योग के लिए अपने गलियाकोट प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 25, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए कौन सा युग्म असंगत है अपने, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हमें बताना है। शाहपुरा भिलवाड़ा, तो देखिए शाहपुरा भिलवाड़ा क्यों प्रसिद्ध है? ये फड़ पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, फड़ पेंटिंग के लिए शाहपुरा भिलवाड़ा अपने फड़ पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। और जोशी जाति के लोग अपने यहाँ पर मुख्यतः फड़ पेंटिंग का काम करते हैं, तो ये तो अपने एकदम सुमेलित हैं। देखिए जैसलमेर के अपने कंबल प्रसिद्ध हैं, तो ये भी एकदम सही है। मथानिया जोधपुर के अपने मलमल प्रसिद्ध हैं, तो ये भी एकदम सही है। लेकिन देखिए मेड़ता नागौर दे रखा है यहाँ पर छपाई के घाघरे, तो देखिए छपाई के घाघरे अगर देखें जो हम पढ़ते हैं दाबू प्रिंट, हमने अभी देखा है दाबू प्रिंट यहाँ पर छपाई के घाघरे ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं? ये अपने आकोला के प्रसिद्ध है। कहाँ के? आकोला के प्रसिद्ध है। आकोला जो कहाँ है अपने चित्तौड़गढ़ में। तो छपाई के घाघरे अपने मेड़ता नागौर नहीं होगा, यहाँ पर होगा ये आकोला चित्तौड़गढ़। तो ये अपने असंगत हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 26 है, तारकसी के जेवर के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट से आप कमेंट करके बताइए। तारकसी के जेवर के लिए जयपुर, नाथद्वारा, सरदार शहर और नागौर? तो देखिए नाथद्वारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नाथद्वारा अपने तारकसी के आभूषण के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 27 है, निम्न में से कौन सा स्थल उदयपुर में नहीं है? तो देखिए उदयपुर जिले में कौन सा स्थल नहीं है वहाँ पर? हाड़ी रानी का महल, तो देखिए हाड़ी रानी का महल अगर देखें तो ये कहाँ है अपने सलुम्बर में है, सलुम्बर। और सलुम्बर एक उदयपुर का ही पार्ट है जिसको भी वर्तमान में जिला घोषित कर दिया गया है, लेकिन अभी इसका सीमांकन नहीं हुआ है, तो ये अभी उदयपुर में ही पढ़ेंगे हम। तो देखिए हाड़ी रानी का महल वर्तमान संदर्भ में अपने उदयपुर में है। जीव रखा महल, तो देखिए जीव रखा महल अपने कहाँ है? किशनगढ़ में है, किशनगढ़ अपने अजमेर में आता है ये। तो देखिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जीव रखा महल अपने ये उदयपुर में नहीं है, ये अपने किशनगढ़ अजमेर में है। बाकी देखिए माणिक्य लाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान ये भी अपने उदयपुर में है, उदयपुर में। बाकी अपने विक्टोरिया हॉल म्यूजियम जिसको मेवाड़ म्यूजियम के नाम से भी जानते हैं ये भी अपने उदयपुर में है, तो ये सभी उदयपुर में अपने हैं। क्वेश्चन 28 है, राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर कहाँ स्थित है? तो देखिए गुरु शिखर सिंपल सा प्रश्न है, अपने कहाँ स्थित है? अपने सिरोही में स्थित है। और सिरोही में भी कहाँ? अपने आबू पर्वत पर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अपने गुरु शिखर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है,
मारवाड़ क्रांति संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट से आप कमेंट करके बताइए। मारवाड़ क्रांति संघ की स्थापना, तो देखिए लालचंद जैन, द्वारकानाथ कचरू, महादेवी किंकर, महिमा देवी किंकर या फिर जयनारायण व्यास। क्या हो जाएगा? कमेंट करके आप आंसर बता सकते हैं फटाफट। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? लालचंद जैन। ऑप्शन ए लालचंद जैन के द्वारा अपने मारवाड़ क्रांति संघ की स्थापना की गई है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 30 है, राज्य में दलहनी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? दलहनी फसलों के उत्पादन में अपने कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अपने झालावाड़, बूंदी, सीकर या चूरू। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो चूरू हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चूरू अपने दलहनी फसलों के उत्पादन में सर्वाधिक योगदान रखता है, जैसे अपने चना हो गया और अन्य प्रकार की जो अपने दालें हो गई, यहाँ पर ये चूरू प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश से बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध प्रकट होते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध अपने एक किस राज्यादेश से प्रकट होते हैं? अपने प्रधान शिलालेख राज्यादेश 13, शिलालेख राज्यादेश 6, लघु शिलालेख राज्यादेश 1 या फिर स्तंभ शिलालेख 4। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ये हो जाएगा अपने स्तंभ राज्यादेश। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्तंभ राज्यादेश 4 से अपने बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध प्रकट होते हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत के लिए अपने क्या प्लान किया गया था? महासंघ, परिसंघ, एकात्मक शासन प्रणाली या फिर राज्यों का संघ। तो देखिए अपने भारत एक राज्यों का संघ है। किसका? अपने राज्यों का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राज्यों का संघ ये प्लान किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 33 है, लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप कमेंट करके फटाफट से बताइए। विधि आयोग, संथानम समिति, शाह आयोग या फिर प्रशासनिक सुधार आयोग। तो देखिए लोकपाल संस्था के लिए अपने ये अनुशंसा सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा की गई है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का कारक बन जाता है? तो देखिए अम्लीय वर्षा का कारक अपने ओजोन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से अपने सल्फर डाइऑक्साइड ये जिम्मेदार है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। और देखिए कभी कभी इसके बारे में एक घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ लिया जाता है अम्लीय वर्षा के बारे में। ताजमहल जो अपने आगरा उत्तर प्रदेश में है, ताजमहल क्या है? अपने सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, लेकिन वर्तमान में ये थोड़ा थोड़ा पीला पड़ता जा रहा है। तो इसका पीलापन का कारण क्या है? ये अम्लीय वर्षा इसका पीलापन का कारण है और सल्फर डाइऑक्साइड इसका मुख्य कारण है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, नदियों तथा नदियों की सहायक नदियों का अपने कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए 4 ये नदियाँ दे रखी है भारत की नदियाँ, गोदावरी, गंगा, कृष्णा और लूणी। इनकी सहायक नदियाँ कौन सी सही नहीं है, इनमें सुमेलित कौन सी नहीं है? तो देखिए गोदावरी और इंद्रावती अपने किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी अगर आ जाए वेन गंगा, पेन गंगा, इंद्रावती, ये सभी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। तो एक तो एकदम सुमेलित हैं। बाकी देखिए गंगा यहाँ पर दे रखा है पेन गंगा, तो देखिए ये गलत हो जाएगा। गंगा अपने किसकी सहायक नदी है? पेन गंगा अपने पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। वेन गंगा आ जाए या फिर पेन गंगा आ जाए अपने गोदावरी की सहायक नदी है। तो ये गंगा वाली गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी देखिए कृष्णा की सहायक नदी अपने भीमा है, लूणी की सहायक नदी अपने सूखली हैं, जोजली हैं। ये सभी अपने राजस्थान से संबंधित है, आप जानते होंगे इनको। तो ये अपने गंगा की सहायक नदी पेन गंगा नहीं है, पेन गंगा अपने किसकी है? गोदावरी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? तो देखिए सिंपल सा प्रश्न है, कोई भी बता सकता है इसका आंसर। तो कौन सा अपने ऑप्शन भूतकाल में नहीं है? अपने वह पढ़ रहा था, तो देखिए था क्या है अपने भूतकाल। उसने पढ़ाई की थी, तो ये भी क्या है अपने भूतकाल। वह पढ़ने वाला है और उसने पढ़ाई कर ली थी, तो ये भी भूतकाल है। तो देखिए अपने वह पढ़ने वाला है यानी कि ये भविष्य की बात कर रहा है, भविष्य, तो ये भूतकाल नहीं है, अपने भविष्यत काल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। देखिए ये कुछ हिंदी के प्रश्न हैं, लगभग 15 प्रश्न अपने हिंदी के हैं, 20 प्रश्न हमने अभी जीके के देखे हैं और 15 प्रश्न अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के हो गए हैं। तो देखिए जिस क्रिया के कार्य का फल अपने कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं अपने। तो देखिए कर्म पर अगर कार्य का फल पड़ रहा है अपने तो वो क्या करता है सकर्मक, सकर्मक यानी कि कर्म के साथ सकर्मक, ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सकर्मक। अगला प्रश्न है विशेषण के कितने भेद हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट से आप कमेंट करके बताइए विशेषण के कितने भेद हो जाएंगे अपने। तो देखिए विशेषण की अगर बात करें तो मूल रूप से अगर एनसीईआरटी की देखें तो अपने 4 भेद है विशेषण के, कितने 4 भेद, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 कौन कौन से अपने, एक तो गुणवाचक हो गया, एक अपने परिणामवाचक हो गया, परिणामवाचक, एक अपने सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण, और एक अपने संख्यावाचक हो गया, संख्यावाचक। तो ये 4 विशेषण के भेद है अपने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 39, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। तो देखिए भूतकाल के भी अनेक भेद हैं, उसमें सामान्य भूतकाल की अगर बात करें तो कौन सा वाक्य हो जाएगा इसका आंसर, उसने पुस्तक पढ़ी, या फिर उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, या फिर उसने पुस्तक पढ़ी होगी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए उसने पुस्तक पढ़ी होगी ये तो क्या हो गया अपने एक संदिग्ध भावना है, पढ़ी है नहीं पढ़ी है ये पता नहीं अपने, तो ये संदिग्ध भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल, ये तो अपने सामान्य भूतकाल नहीं है। और अपने दूसरा क्या है अपने, उसने पुस्तक पढ़ी है यानी कि जस्ट पढ़ी है अभी भी, तो ये क्या हो जाएगा अपने, उसने पुस्तक पढ़ी है तो अपने आसन भूतकाल है, आसन भूतकाल। उसने पुस्तक पढ़ी थी यानी कि ये तो अपने पूर्ण हो गई, पढ़ ली उसने पुस्तक, ये तो अपने पूर्ण भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल। लेकिन देखिए उसने पुस्तक पढ़ी ये आ जाएगा तो ये अपने सामान्य भूतकाल का उदाहरण है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो देखिए क्रिया की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है इसमें, सूर्योदय ये नहीं है अपने, नीला एक विशेषता है, विगत ये भी नहीं है, धीरे धीरे यानी कि किसी काम को धीरे धीरे करना, यानी कि क्रिया तो अपने करना हो गई लेकिन धीरे धीरे, काम भी अपने धीरे धीरे कर रहे हैं वो, तो ये क्या है अपने क्रिया की भी विशेषता बता रहे हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, धीरे धीरे अपने क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन 41 है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए, चौर, चोर, चूना और धुआं, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तत्सम यानी कि संस्कृत के वे शब्द जो सीधे अपने हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं बिना बदलाव के। तो क्या होगा इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। तो देखिए चोर तो अपने क्या है तद्भव है, और चौर क्या है अपने तत्सम है, तत्सम शब्द इसमें पूछा है, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 42 है, माननीय में प्रत्यय कौन सा है, माननीय, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ई, आई, अनि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अनीय प्रत्यय हो जाएगा, अगर संस्कृत के हिसाब से शुद्ध रूप देखें तो अनीय प्रत्यय हो जाएगा अपने माननीय में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अनीय प्रत्यय इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 43 है, त्र ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए त्र ध्वनि अगर देखें तो किसके अंतर्गत आती है अपने, संयुक्त वर्ण, तालव्य, घोष वर्ण या मूल स्वर। तो देखिए त्र आ जाए या फिर श आ जाए अपने, त्र आ जाए, श आ जाए अपने, ज्ञ आ जाए, स्र आ जाए, ये भी क्या है अपने, ये सभी अपने संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आधा त और र मिलकर क्या बनता है अपने, ये त्र बनता है, तो ये अपने क्या है संयुक्त वर्ण है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्प में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है उसका चयन करना है। इन 4 ऑप्शन में कौन सी वर्तनी शुद्ध है अपने, पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय या फिर पूजनीय, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए ये इसको इस प्रकार लिखते हैं अपने, पूजनीय, ऑप्शन बी। देखिए आधा ज इसमें नहीं आता है, आधा ज नहीं आता है, केवल ये पूजनीय इस प्रकार लिखा जाता है, तो ये आप ध्यान रखें, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 45 है, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें, ये अपने वाक्य शुद्धि का प्रश्न है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप वीडियो पॉज करके ढंग से देख कर बताइए इसका आंसर, कमेंट करिए। देखिए चलो यमुना किनारे शेयर करने, तो देखिए ये शेयर शब्द ये गलत है, ये तो अपने आ ही नहीं सकता, ये अपने शब्द शुद्धि गलत है इसकी, ये ऑप्शन डी और ए ये दोनों कट गए अपने, ये दोनों तो गलत हैं, ये शुद्ध शब्द नहीं है यहाँ पर। बाकी देखिए चलो यमुना में शेयर करने के लिए या फिर चलो यमुना किनारे शेयर करने चले,
इन दोनों में अगर देखें तो ऑप्शन सी इसका एकदम शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन सी, इसमें ये क्रम और शब्द सभी शुद्ध है एकदम। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने ऑप्शन सी। क्वेश्चन 46, देखिए ये कुछ वाक्य दे रखे हैं, एक वाक्य दे रखा है कुछ, तो क्या ये वाक्य दे रखा है अपने पूरा। इस वाक्य को हमें पढ़कर ये बताना है कि किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए, मैं खाना नहीं खाऊंगा वरन थोड़ा सा दूध पीऊँगा, ये किस प्रकार का वाक्य अपने? संयुक्त, सरल, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपने वाक्य पढ़े होंगे, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। जब दो उपवाक्य दे रखे हो, दो उपवाक्य, और दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हो, तो वो क्या होते हैं अपने? ये संयुक्त वाक्य होते हैं। जब वो क्या होते हैं? योजक शब्द से जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए, मैं खाना नहीं खाऊंगा और थोड़ा सा दूध पीऊँगा, ये दो अलग अलग उपवाक्य हैं और अपने ये योजक शब्द वरन से जुड़ा हुआ है। तो ये अपने क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर ये प्रधान उपवाक्य होता और इसके ऊपर ये अगले वाला उपवाक्य इसके ऊपर निर्भर करता, तो ये क्या हो जाता? अपने मिश्रित वाक्य हो जाता। लेकिन ये अपने संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 47 है, ईमानदार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा अपने? तो देखिए, ईमानदार सिंपल सा बात है अपने, ये बेईमान इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो देखिए, धात्र और धात्री, क्या हो जाएगा इसका आंसर? धात्र और धात्री, इन दोनों का अर्थ क्या है अपने शब्द युग्म का? तो देखिए, इसका सीधा आंसर आप देखिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? धात्र का मतलब वर्तनी और धात्री का मतलब मात्रा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 49, गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला शब्दों में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, गुणवाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक? तो देखिए, गुच्छा क्या है अपने? एक समूह का बोध करा रहे हैं, मतलब बहुत सारी चाबियों का गुच्छा, और अन्य कोई गुच्छा मतलब एक समूह का बोध करा रहे हैं। ढेर भी क्या है? एक समूह का बोध करा रहे हैं। पुंज, तो ये क्या हो जाएगा अपने? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी अपने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्वेश्चन 50 है, मात्रानंद का विच्छेद क्या हो जाएगा? तो देखिए, संधि विच्छेद आपको अच्छे से आता होगा, अब तक तो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। मात्रानंद का अगर देखें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, इसमें अगर इसका संधि विच्छेद देखें तो मातृधन आनंद, मातृधन आनंद, ये इसका संधि विच्छेद होगा। तो अपने ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी है? यण संधि का उदाहरण है। कौन सी अपने? यण संधि का उदाहरण है मात्रानंद। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, ये थे अपने इस वीडियो के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको सारे प्रश्न अच्छे से आ रहे होंगे। 50 में से आपको कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे हैं, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।